हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारे बजट 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो प्रॉपर्ली मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट बनाया है ताकि आपको सारी की सारी बजट के रिलेटेड जितने भी की हाइलाइट्स है आप तक सब तक पहुंच जाए। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के कोई भी अपडेट है आप सबको सबसे पहले मिले। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस, आप सबको जैसे पता है यार, हर साल पहली फरवरी को बजट पेश किया जाता है और पहली अप्रैल से ये लागू हो जाता है। तो इस साल भी निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना ये 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट एक तरह से पेश किया है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इधर बन सकता है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल मुरारजी देसाई जिन्होंने जिनका रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बारी बजट पेश करने का, जिन्होंने 10 बारी बजट पेश किया हुआ है, तो उनके बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह के आगे भी कंटेंट आने वाला है। तो स्टार्टिंग में मैं आप सबको यही बता दूं कि अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपने सिंपली आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उधर आपको जेके पीएसआई का बैच मिल जाएगा, हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट का प्रॉपर्ली बैच मिल जाएगा। आपने कूपन कोड यूज कर लेना है जेके पीएसआई, जिसमें आपको एक तरह से 50% ऑफ भी मिल जाएगा। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले यार बजट के हाईलाइट्स। देखो यार, बजट के हाईलाइट की बात करूं, इस बजट में 4 इंजन की बात की गई है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, सर इस बारी 4 इंजन जो मेंशन किए गए हैं, कौन कौन से इंजन एक तरह से मोदी सरकार ने मेंशन किए हैं। तो पहला इंजन की बात करूं, दैट इज योर एग्रीकल्चर। उसके बाद एमएसएमई, एंड द थर्ड वन इन्वेस्टमेंट, एंड द फोर्थ वन एक्सपोर्ट। ये 4 इंजन के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा बजट एक तरह से रिवॉल्व करेगा। इन 4 इंजन को ही हमने एक तरह से पढ़ना है। तो आपने चीजें याद रखनी है। सर पहला जो हमारा मेन फोकस रहा, दैट इज एग्रीकल्चर। सर सेकंड जो हमारा मेन फोकस रहा, दैट इज एमएसएमई, जिसकी प्रॉपर्ली डेफिनेशन तक चेंज कर दी इस बजट के जरिए, वो प्रॉपर्ली आगे मैं आपको बताऊंगा। थर्ड हमारा सर इन्वेस्टमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया, एंड द फोर्थ वन इज एक्सपोर्ट। उसके बाद सर इस बजट का जो थीम, दैट इज सबका विकास। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, हर सोशल मीडिया पे सब हैशटैग सबका विकास चल रहा था, ठीक है, जिसमें उन्होंने बैलेंस ग्रोथ के ऊपर बात की गई है और आउटलाइन किया गया है कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ विकसित भारत, जो कि ये रहे आपके 6 विकसित भारत के प्रिंसिपल। ये 6 आपने प्रिंसिपल्स भी याद रखने जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि बजट में 6 विकसित भारत के रिलेटेड प्रिंसिपल मेंशन किए गए, उनमें से कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। एक तो सर जीरो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर असेस, स्किल्ड लेबर, वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एंड एग्रीकल्चर एक्सीलेंस। ये 6 प्रिंसिपल्स एक तरह से इन्होंने विकसित भारत में मेंशन किए हैं। ये 6 के 6 आपने नाम याद रखने। देखो यार, एक गरीबी के रिलेटेड तो ऑब्वियस ज्यादा बजट रहता ही रहता है। दूसरा आप वुमेन, तीसरा आपका स्किलनेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। ये 6 सेक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें पूरा का पूरा फोकस करने की जरूरत है, ताकि हम इधर डेवलप हो सके। उधर बात करते हैं, बजट में मेन 4 लोगों पे फोकस किया गया। एक पुअर, देखो ये आप सबको बता दूं, ये जो मैंने हाईलाइट किए ना, ये खुद से नहीं लिखे हैं, एक तरह से बजट में ये मेंशन्ड है। ये एज इट इज वर्ड यूज किए गए, पुअर, यूथ, फार्मर्स एंड वुमेन। ये 4 टर्म्स आपसे पूछा जा सकता है कि बजट ने डेवलपमेंट के लिए कौन से दो एक तरह से कम्युनिटीज के ऊपर फोकस किया, दैट जो पुअर, यूथ, फार्मर्स एंड वुमेन। ये 4 कम्युनिटीज आपने याद रखनी है, तो इसके रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं हमारा पहला इंजन। आपको अभी मैंने पीछे बताया 4 इंजन है। 4 इंजन आपका था एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। अब पहले इंजन की बात करते हैं सर, पहले इंजन दैट जो एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि में क्या क्या मेंशन किया गया, कौन कौन सी नई योजनाएं आई हैं, किस किस में क्या चेंजेस आई हैं, किस किस तरह के लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम इधर डिस्कस करने वाले। पहला, ध्यान से सुनना, मैं वही कंटेंट लेके आऊं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। पहला बात होती है सर प्रधानमंत्री धन धन्या कृषि योजना। इस योजना के तहत जिसमें उन्होंने मेंशन किया है दैट दे विल कवर 100 लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट दैट विल बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर। देखो ये जो हाईलाइटेड है ना, जो मैंने ये डार्क किया हुआ ना, ये नंबर पूछे जाते हैं पेपर में, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में चल जाओ, चाहे आप किसी स्टेट लेवल की बात करो, किसी भी एग्जाम में आपको इधर डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि धन धना कृषि योजना के तहत क्या मेंशन किया गया है। उन्होंने मेंशन किया भाई आपको ना 100 लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट में 1.7 करोड़ फार्मर्स को एक तरह से बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये 3 पल्सेस की बात की गई है, तुर दाल, उड़द एंड मसूर। ध्यान से सुनना, इसके ऊपर अगला पॉइंट भी है।
तुर, उरद और मसूर के रिलेटेड इन्होंने 6 ईयर मिशन अनाउंस किया है। और इसके लिए दो हमारी सेंट्रल एजेंसीज फॉर्म हुई हैं। दो सेंट्रल एजेंसीज फॉर्म हुई है, दैट्स NAFED एंड NCCF, जो कि will be prepared to procure these 3 pulses from farmers over the next 4 years। तो ये 4 पल्सेस आपसे पूछा जा सकता है आत्मनिर्भरता में कौन कौन सी पल्सेस को मेंशन किया गया है। तो 3 पल्सेस है, तुरदाल, उरद एंड मसूर, ये 3 पल्सेस आपने याद रखनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट सर, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो थी पहले 3 लाख हुआ करती थी, अब उसको 5 लाख कर दी गई है, जिसमें क्रेडिट फ्लो, देखो यार ऑब्वियस बात है, ऑन स्पॉट क्रेडिट चाहिए होता है जो कि आपको लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करती है KCC कार्ड जिसको आप बोलते हो। इसमें आपको 7.7 करोड़ फार्मर्स को एक तरह से क्रेडिट फ्लो मिलेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपने हर जगह देखा होगा कि बिहार में, ठीक है, मखाना बोर्ड, आप सब मखाना खाते होंगे, ठीक है, व्हाइटिश कलर के आपके होते हैं, दैट न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है, व्रत में भी खाते हैं। तो टू बी एस्टैब्लिश टू एनहांस प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ द मखाना, तो थोड़े कॉस्टली भी होते हैं ना ये। तो मखाना बोर्ड बनाने का इन्होंने कहा है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्शन भी होती है। तो बिहार में उसकी एक बोर्ड सेंटर भी बनने वाला है जो प्रॉपर्ली इसका एक तरह से देख रेख करेगा, प्रॉपर्ली इसकी प्रोडक्शन देखेगा इसकी, ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज एनहांस हो सके। अगला सर, असम में यूरिया प्लांट को एक तरह से डालने की बात की गई है। अ न्यू यूरिया प्लांट इन द प्रिंसेस ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद 12.7 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आगे बात होती है हमारे सेकंड इंजन की, सेकंड इंजन दैट्स MSME, ठीक है। MSME दैट्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसकी इसकी फुल फॉर्म रहती है, इन्होंने प्रॉपर्ली इसको चेंज कर दिया। ये तो मैं आपको कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आना लाजमी है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखो यार, पहले जो बुक के अकॉर्डिंग था ना, जो पहले किताबों में लॉ में मेंशन था कि भाई किसको आप माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलते हो, किसको आप स्मॉल एंटरप्राइजेस बोलते हो, किसको आप मीडियम एंटरप्राइज बोलते हो। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना आपने पैसा लगाया मशीन के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। दूसरा आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं, अभी जो था, पहले जो था सिर्फ 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़, जिसकी भी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होती थी ना, उसको हम MSME बोलते थे। उसको हम क्या बोलते थे? MSME। इस चीज को बढ़ाकर उन्होंने कह दिया, अब भाई अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक है, 2.5 करोड़ तक है, तो तुम MSME खिलाओगे। अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है, तो तुम स्मॉल एंटरप्राइजेस खिलाओगे। लेकिन अब 10 नहीं रही, अब क्या हो जाएगी सर? अब 25 करोड़ हो जाएगी। अगर देखो 2.5 टाइम्स, सभी को ना इन्होंने 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सर 50 का 2.5 हो गया 125। सब 5, ये टर्नओवर तो होता है, टर्नओवर होता है सेल्स। टर्नओवर क्या होता है? सेल्स। अगर तुम्हारी सेल पहले 5 करोड़ थी तो तुम माइक्रो थे, लेकिन अब अगर तुम्हारी सेल 10 करोड़ है, तुम माइक्रो खिलाओगे। अगर पहले सेल तुम्हारी 50 करोड़ थी तो तुम स्मॉल थे, अगर अब तुम्हारी सेल 100 करोड़ है तो तुम स्मॉल खिलाओगे, ठीक है। तो ये रिवाइज आपके नंबर्स है जो कि आपने याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कितना इंक्रीज कर दिया सर? 2.5 टाइम्स आपका इधर इंक्रीज कर दिया। तो गाइस अभी ना आप सब ना कमेंट में बताओगे, जो बजट टर्म है, जो कि हमारा एस्टिमेट्स होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रिसीट्स का एक तरह से एस्टिमेट होता है, ये एक तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये आप सबका होमवर्क है। आप सबने कमेंट में बताना है कि किसमें ये मेंशन है। चल आगे बात करते हैं। अब MSME में एक और चीज इधर मेंशन की गई, क्रेडिट कार्ड। पीछे किसान क्रेडिट कार्ड की बात हुई थी, इधर माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है। तो 5 लाख फैसिलिटी को अब 10 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस तक पहुंचाया जाएगा टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि उन्हें ऑन स्पॉट अगर पैसे चाहिए तो ऑन स्पॉट, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्रेडिट चाहिए तो उधार चाहिए तो आप इधर से ले सकते हो। फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर लेदर एंड फुटवेयर, अब लेदर एंड फुटवेयर के ऊपर एक तरह से उन्होंने कहा कि हम इसमें जॉब्स क्रिएट करेंगे, 22 लाख जॉब्स इसमें क्रिएट होंगी, और 4 लाख करोड़ टर्नओवर को एक तरह से एनहांस करने की बात हो रही है। किसमें? सर लेदर एंड फुटवेयर की लेवल में, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, सॉरी फुटवेयर के ऊपर एक तरह से, लेदर के ऊपर एक तरह से उन्होंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया। उसके बाद टॉय सेक्टर, या जिसमें ना चाइना, चाइना एक तरह से किंग पिंग गिना जाता है ना, कि चाइना को कोई नहीं हरा सकता। हमारे इधर भी जितने खिलौने आते हैं मैक्सिमम चाइना से आते हैं।
तो इंडिया कह रही है भाई अब हम खिलौने भी बनाएंगे, खिलौनों में आगे बढ़ेंगे, खिलौनों से आगे जिंदगी बढ़ाएंगे। तो ये बात हो रही है कि टैट द टॉय सेक्टर डेवलपमेंट द मेड इन इंडिया ब्रांड इन ग्लोबल मार्केट, तो इनको भी एक तरह से बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मेड इन इंडिया का एक इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से सेक्टर के ऊपर फोकस करने की बात की है? सर टॉय सेक्टर, क्योंकि चाइना इसमें बहुत आ गया है, हमने अब चाइना से लड़ना है, चाइना को पीछे छोड़ना है, तो वो चीज इधर बात हो रही है। सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो उसके लिए इधर एस्टैब्लिश किए गए हैं, एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मेंशन किए गए हैं। उसके बाद फंड फॉर स्टार्टअप्स टू एस्टैब्लिश विद एक्सपेंडेड स्कोप एंड एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 10,000 करोड़। ये चीज आपने याद रखनी है, ये नंबर आपने याद रखना है कि स्टार्टअप्स के लिए फंड एक तरह से एडिशन एड ऑन कितना किया गया सर? 10,000 करोड़ किया गया। नेक्स्ट इंजन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट इंजन आता है सर इन्वेस्टमेंट। देखो यार अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे जिसके ऊपर कल से चर्चा चली जा रही है, इनकम टैक्स। सर 12 लाख तक छूट है, सर मेरी इनकम इतनी है तो मैं कितना एक तरह से टैक्स पे करूंगा, ये आपको मैं प्रॉपर्ली डिटेल में बताऊंगा। स्लैब सिस्टम कैसे वर्क करता है वो भी बताऊंगा, वेट करना बस 5 मिनट की बात है। सर थर्ड इंजन की बात करता हूं, थर्ड इंजन इज इन्वेस्टमेंट। पहला आपका क्या हो गया सर? पहला एग्रीकल्चर था सर, दूसरा क्या हो गया? एमएसएमई था सर, तीसरा कौन सा आ गया सर? इन्वेस्टमेंट आ गया। सर इन्वेस्टमेंट में मेंशन किया गया अर्बन चैलेंज फंड, दैट्स रुपीज 1 लाख करोड़ एलोकेटेड टू स्पोर्ट्स सिटीज एज ग्रोथ हब। 1 लाख करोड़ इधर मेंशन किया गया है कि सिटीज को एक तरह से ग्रोथ हब बनाया जाए। सर वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर वर्क किया गया जिसमें 10,000 करोड़ की मेंशन की गई है। जल जीवन मिशन जिसमें कि 67,000 करोड़ और उसको एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि पहले 2025 तक था, अब 2028 तक एक तरह से इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। और एक तरह से 67,000 करोड़ एक तरह से इस मिशन में ऐड ऑन हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है एक ये, और एक आपका 2028। आपसे पूछा जाता है जल जीवन मिशन को कब एनहांस, कहां तक, कौन से साल तक आपने एनहांस कर दिया है? सर 2028 तक एनहांस कर दिया है। अमाउंट कितनी और लगा दी गई है सर? 67,000 करोड़ और एक तरह से मेंशन कर दिया गया है। सर 15 करोड़ हाउस होल्ड रिप्रेजेंट 80% ऑफ इंडियंस रूरल पॉपुलेशन हैव बेनिफिटेड बाय द मिशन। आगे बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ आईआईटीज, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 6500 मोर स्टूडेंट बूस्टिंग इंडिया टेक्निकल एजुकेशन कैपेसिटी। तो 6500 की कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही है आईआईटीज में। एंड डे केयर कैंसर सेंटर्स की अगले 3 साल तक 200 सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। ठीक है, तो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ही जो हॉस्पिटल्स है, वो तो एक तरह से ऑब्वियस बात है यार, ये जो महामारी एक हम कह सकते हैं कैंसर की बीमारी, तो उसके रिलेटेड लड़ने के लिए अगले 3 सालों के अंदर तक 200 सेंटर ऐसे एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। आगे बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, तो जिसमें कि आपको 20,000 करोड़ की एक तरह से स्मॉल मॉडल रिएक्टर विद एटलीस्ट 5 इंडिजीनियस डेवलप्ड एसएमआर ऑपरेशन बाय 2033 तक बात की गई है। उड़ान उड़ान स्कीम की बात हो रही है। उड़ान में आपको 120 न्यू डेस्टिनेशन मिलेंगी, इधर टूरिज्म की बात होने वाली है। अब ठीक है, अब ना आपकी टूरिज्म की बात होने वाली है, क्योंकि आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर जहां से फंडिंग आती है, जहां से एक तरह से अच्छा खासा पैसा जनरेट होता है, दैट्स द टूरिज्म। तो वही चीज इधर बात हो रही है सर उड़ान। अ रिवाइज उड़ान स्कीम विल एनहांस रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशंस। इट विल सपोर्ट हेलीपैड्स एंड स्मॉलर एयरपोर्ट्स इन हिली एस्पिरेशनल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है यार, नॉर्थ ईस्ट रीजन में बात करो तो उधर ना दैट रेलवे एस्टैब्लिश होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि उधर रीजन ही ऐसे होते हैं, तो उधर छोटे छोटे हेलीपैड स्मॉल एयरपोर्ट एक तरह एस्टैब्लिश होने की इधर बात की गई है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बिहार में लाए गए। देखो यार, आप देख रहे हो बिहार के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है इस बजट में, वो रीजन आप सब भी जानते हो। ठीक है, टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेट ग्रोथ, द टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन अक्रॉस द कंट्री विल बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स थ्रू अ चैलेंज। ये 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है। एक लास्ट हमारा इंजन दैट द फोर्थ, दैट जोर एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक तरह से पढ़ सकते हो, वेयर हाउसिंग के लिए इधर मेंशन किया गया है। ऑब्वियस बात है, एक्सपोर्ट का मतलब कि बाहर सामान बेचना, इधर बनाओ अपना भी पेट भरो और बाहर देशों का भी पेट भरो, ताकि बाहर से पैसा भी आ सके। तो वही चीज इधर मेंशन की गई है कि इधर वेयर हाउसिंग के लिए बढ़ाया जाए। भारत ट्रेड नेट, जिसमें कि आपको एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा इजी वर्क हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, डिजिटल हो जाए। तो ये भारत ट्रेड नेट बीटीएन, बीटीएन की फुल फॉर्म आप सबने इधर याद रखनी है। अब बात करते हैं यार हमारे इनकम टैक्स की। ठीक है, अब आप सबको पता है कि कल से सोशल मीडिया पे यही चीज मशहूर हो रही है सर, इनकम टैक्स। सर 12 लाख, सर 12 लाख एक तरह से गवर्नमेंट सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ था
8 लाख, 9 लाख, 10 लाख की छूट मिलेगी। लेकिन सीधे सबसे बड़ा जो टर्न लिया इस सरकार ने सर 12 लाख, इतनी बड़ी जंप, इतनी बड़ी अमाउंट जिन्हें किसी ने सोची भी नहीं थी कि इधर तक आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो 12 लाख तक नो इनकम टैक्स की एक तरह से मेंशन कर दिया गया है और 12.75 लाख फॉर सैलरी टैक्स पर। ये मैं प्रॉपर्ली आपको समझाता हूं। देखो यार, इसको बोलते हैं स्लैब सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? स्लैब सिस्टम। अब देखो, अगर आपकी 0 से 4 लाख तक आपकी इनकम होती है तो आपने टैक्स पे करना है नील, मतलब कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन सर आपने तो अभी 12 लाख बोला, वो मैं आपको समझाता हूं। अब क्या होता है यार, 4 से 8 लाख तक आपने बनना होता है 5%। 4 से 8 लाख तक देखो, 4 से 8 लाख कितना हो गया? अगर मैं दोनों को माइनस करूं सर 4 लाख होता है, दोनों को माइनस करूं सर 4 लाख का 5% कितना हो गया? 20,000। 4 लाख का 5% कितना हो गया सर? 20,000। सर फिर 8 से 12 लाख, सर 8 से 12 लाख कितना होता है सर? 4 लाख होता है। अब 4 लाख पे आपने 10% देना होता है सर, ये हो गया 40,000। सर टोटल टैक्स कितना बन गया? सर टोटल टैक्स आपका बन गया 60,000। और इस 60,000 की ना आपको रिबेट मिल जाती है 87A के तहत। तो उसके कारण कहा गया कि 12 लाख तक आपका टैक्स माफ हो जाता है। 12 लाख तक क्या होता है? आपका टैक्स माफ हो जाता है। और अगर आप कहीं से सैलरी लेते हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपका 12.75 तक माफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर सैलरीड पर्सन को ना 75,000 की एक तरह से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। उनको क्या मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो अगर आप 12,75,000 कमाते हो, 75,000 वो माइनस कर लो, फिर बचा 12 लाख। 12 लाख के ऊपर 60,000 टैक्स बनेगा और रिबेट 87A के तहत तुम्हें वो भी माफ हो जाएगा। तो ये आपका है जो आपको कहा जा रहा है कि 12 लाख में आपकी सैलरी, आपकी जो टैक्स है वो जीरो बनेगी। ये उनके लिए जो नॉर्मल इनकम है, ठीक है, जो कि नॉर्मल इनकम से कमाई गई है। अगर कोई शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, कौन बनेगा करोड़पति से जीते हो आप, कोई घोड़े की आपने बैटिंग की, ठीक है, आप करते हो ना, बेट शेट लगाते हो, ड्रीम इलेवन पे जीते, तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है। तो उसमें ये नहीं आता, ठीक है। उसमें ये मत सोचना कि अगर मैं ड्रीम इलेवन पे 10 लाख जीतूंगा कोई टैक्स नहीं पे करना, उसमें पे करना है टैक्स। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सर, टीडीएस की बात हो रही है। टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज कर दिया गया 2.4 लाख से लेकर 6 लाख तक। और टैक्स रिटर्न अगले दो, पहले हुआ करता था कि आप टैक्स रिटर्न 2 साल के अंदर अंदर भर सकते हो, अब 4 साल कर दिया गया विदाउट एनी पेनल्टी। एंड बीसीडी एग्जेम्पशन की बात हो रही है। बीसीडी एग्जेम्पशन लगाई गई हैं। देखो, कस्टम ड्यूटी होती है ये। तो 36 लाइफ सेविंग ड्रग, जो कि बाहर देशों से एक तरह से कैंसर की दवाइयां जो एक तरह से लाई जाती थी, ड्रग्स उनके लाए जाते थे, तो उनको एक तरह से माफ करते ताकि उसकी कॉस्ट कटिंग हो सके, ठीक है, ताकि गरीब बंदा भी उसको अवेल कर सके। देखो डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगाने के बाद ना उनकी कॉस्ट बढ़ जाती थी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। सर लिथियम आयन बैटरी की बात की गई है, तो कैपिटल गुड्स को ईवीज एंड मोबाइल डिवाइसेस में एक तरह से इसको बूस्ट अप करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर बात की गई है। सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम, दैट जो जिसमें 30 साल की लिमिट एक तरह से स्ट्रीट वेंडर्स को दी जाएगी। और गिग वर्कर्स, ठीक है, गिग वर्कर्स को एक तरह से ई श्रम पोर्टल में अपने आप को एक तरह से रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि उनको उसमें ना हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। 50 अटल टिंकलिंग लैब्स एक तरह से एस्टेब्लिश की जाएंगी अगले 5 साल तक। और मेडिकल एजुकेशन में 10,000 न्यू मेडिकल सीट्स आएंगी, जिसमें 75,000 सीट्स अगले 5 साल तक टारगेट की जा रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात होती है सर, हमारे पास रुपया आने कहां से वाला है? सरकार के पास। सरकार कह रही है हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा आता है बोरोइंग से, मैक्सिमम लोन 24%। और इसी के ऊपर सरकार ने ना इंटरेस्ट भी पे करना है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें रुपीज गोज टू। उसके बाद 22% इनको आएगा इनकम टैक्स। ये देखो होता क्या, बजट इज जस्ट ए एस्टिमेट। बजट क्या होता है? बजट ना, ये जो इन्होंने निकाला है ये एक्चुअल नहीं है, ये एस्टिमेट है। ये कहा जा रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा पैसा आएगा, ये माना जा रहा है, ठीक है। अब जीएसटी से 18% पैसा आएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% आएगा, ये आप देख सकते हो। वैसे इसके ऊपर ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि सबसे ज्यादा पैसा कहां से आने की संभावना है? सर बोरिंग से आने की संभावना है। और सबसे ज्यादा पैसा जाने की संभावना कहां पे? पहले तो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ करता था, लेकिन इस बारी टैक्सेस एंड ड्यूटी जो स्टेट्स को दिए जाते हैं उसके ऊपर बात की जाए 22%, इस बार ये सबसे मेजर चेंज आया, ठीक है। और 20% इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर आपकी पेमेंट, क्योंकि देखो इतना लोन उठा लिया, गवर्नमेंट पैसा इतना बोरो कर रही है, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है, तो 20% तो एक्स मैक्सिमम गवर्नमेंट का पैसा इंटरेस्ट पेमेंट पे ही जाने वाला है। अब बात होती है सर रिसीट्स। सर दो तरह की रिसीट्स होती हैं सर, एक होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, एक होते हैं कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स वो होता है जो बड़ी अमाउंट होती है,
जो लॉन्ग टर्म एसेट्स पे करते हैं, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स पे करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये रिसीट्स है, पैसा आना है गवर्नमेंट के पास, एक तरह से पैसा जो एक तरह से इधर मेंशन किया गया, जो बजट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जो एक तरह से एक्सपेक्टेशंस है, ये आपकी एक्चुअल है। देखो, अगर मैं बात करूं 2024 में एक्सपेक्टेड था 31.3, एक्चुअल में हुआ 30.9। एक्चुअल में क्या हुआ? 30.9, थोड़ा कम ही हुआ। अब इधर एक्सपेक्टेड है 34.2 आएगा भाई। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा। और कैपिटल रेट 16.4 है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर है सर, एक्सपेंडिचर 15.5 है एक्सपेक्टेड, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 39.4 है। तो ये चीजें हैं जो कि आपने याद रखनी है, जो जो मैंने बताई है। ये जो आपको पीडीएफ है, ये मैं आपको सबको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आईजी कॉमर्स क्लासेस का। आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं प्रॉपर्ली बता दूं, अगर आप जेकेपी एसआई के बैच में ज्वाइन हो रहे हो तो वो भी हो सकते हो। अभी आप कूपन कोड यूज कर लेना JKPSI, ये ना हो जाए ये बैच थोड़ा सा कॉस्टली हो जाए बाद में। तो आप जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। हाई कोर्ट का भी बैच आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा प्रॉपर्ली। आपने उधर सिंपल आईजी का ऐप इंस्टॉल कर लो, उधर आपको सब कुछ सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप सो या वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और मिलेंगे इसी तरह की वीडियोस में आगे। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।